हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं कि 100 ब्लॉग रिव्यू करूंगा, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं किसी जॉब ब्लॉग का ब्लॉग रिव्यू करूं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो जॉब ब्लॉग बनाना चाहते हैं। और फिर मैंने रिसर्च करी, एक्चुअली जॉब ब्लॉग का मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ा पहले खुद समझने के लिए कि इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है। और जब मैंने रिसर्च किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चली और मुझे पता चला कि न्यूबीज़ को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और फिर मैंने अपने सोशल मीडिया में डाला था कि आपके पास अगर जॉब ब्लॉग है तो आप बताएं अपना। मुझे मेल्स आए और मैंने एक ब्लॉग को सेलेक्ट किया। और मैं जिस ब्लॉग को मैंने सेलेक्ट किया होगा, आपको वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी। और इस ब्लॉग के जो ओनर हैं दुष्यंत, मैं चाहूंगा दुष्यंत पहले आप कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा नाम दुष्यंत दुबे है। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर आपने हमारा ब्लॉग रिव्यू किया, आपने हमारा ब्लॉग को सेलेक्ट किया अपने रिव्यू में। और इसके लिए मेरा नाम दुष्यंत दुबे है और मेरी एज 20 ईयर्स है। मैं अभी फ़िलहाल BCA कोर्स कर रहा हूँ अपने UEM जयपुर कॉलेज से। और अ, मेरा यही मतलब ब्लॉग्स के रिलेटेड आपने जो ये मुझे सेलेक्ट करा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दुष्यंत, एक बात बताओ कि तुम अकेले इस ब्लॉग को चलाते हो? नो सर, मैं अकेला नहीं चलाता, हम दो जने हैं जो मिलके चलाते हैं अपने ब्लॉग्स को। एक तो मैं हूँ और मेरा एक और पार्टनर है जिसका नाम योगेश अशीवाल है। ओके, योगेश भी एक्चुअली हमारे साथ लाइन पे है। तो योगेश, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? ज़रूर सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ब्लॉग रिव्यू किया। सर मेरा नाम योगेश आशीवाल है। सर मैं भी UEM जयपुर से ही BCA कर रहा हूँ और मैं रिंग सीकर में रहता हूँ। सर मेरे भाई एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं, उन्हीं से मेरे को ब्लॉगिंग के बारे में पता चला। फिर मैंने दुष्यंत के साथ मिलकर अपना ये ब्लॉग स्टार्ट किया। ओके, तो दुष्यंत आप बताओगे कि क्या ये आपका पहला ब्लॉग है? नो सर, ये मेरा पहला ब्लॉग नहीं है एक्चुअली। इससे पहले मेरा एक ब्लॉग और चल रहा है अभी जिसका नाम tenzistack.com के नाम से मेरा ब्लॉग है। और सबसे पहले मैंने वही चालू किया था। एंड देन उसके बाद ये मैंने अभी फ़िलहाल 1 मंथ हुआ है जब मैंने educationking.com के नाम से अपना डोमेन लिया, मतलब चालू किया है। वैसे इसकी अगर एज की बात करूँ तो डोमेन एज तो 1 ईयर हो गया है, बट अभी मैंने इसके ऊपर अपना ये प्रोजेक्ट चालू किया है। ओके, तो ये इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, टोटल पोस्ट कितने डाले हुए हैं? सर इस पर भी 57 पोस्ट है। ओके, एंड ये ब्लॉगर पे है कि वर्डप्रेस पे है? सर ये वर्डप्रेस पे है। तो वर्डप्रेस पे ही क्यों गए, ब्लॉगर पे क्यों नहीं गए? सर मेनली वर्डप्रेस अब हमें बहुत सारे फीचर्स देता है, जैसे सिक्योरिटी फीचर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। बिकॉज अभी मेरे को हाल ही में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला, तो मेरा एक फ्रेंड है उसको भी मिला था बट उसका डिसेबल हो गया। और उसका जो मेन रीज़न था ये था कि उसके में बहुत सारे क्लिक्स आए एंड इलीगल एक्टिविटीज़ फाउंड होने की वजह से उसका डिसेबल हो गया। तो ब्लॉग स्पॉट में सर हमें वहाँ पर ये कंट्रोल नहीं मिलता है कि कोई कितना क्लिक्स कर रहा है या क्या करता है, सिक्योरिटी इतने फीचर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन वर्डप्रेस पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने वर्डप्रेस को ही सेलेक्ट किया। ओके, एंड ब्लॉगिंग क्यों करना चाहते हो, ब्लॉगिंग में क्यों आए? सर ब्लॉगिंग में मेरा शुरू से ही मतलब इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा इंटरेस्ट रहा और मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट मतलब लिख लेता था, मेरी राइटिंग स्किल्स थोड़े अच्छे थे। तो मैंने शुरुआत में तो मेरे को योगेश ने मेरे को इनकरेज करा कि ऑनलाइन ब्लॉगिंग से भी हम बहुत बहुत कुछ मतलब अचीव कर सकते हैं, मतलब स्कोप है इस वाले फील्ड में। तो ये सब देखते हुए और मैंने अपने स्किल्स देखते हुए और योगेश ने काफ़ी कुछ इस सब के बारे में पता था, तो मैंने उसके मतलब उसके साथ फिर ये मिलके ये सब चालू किया। ओके, और अभी एक बात बताओ कि मैं तुम्हारा ब्लॉग रिव्यू क्यों करूं? सर मेरा ब्लॉग रिव्यू मेनली ये है कि मतलब मैंने आपका सबसे पहले वीडियो देखा था, सतीश के का वीडियो। उसमें मतलब आपके बारे में मैंने जाना जब उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था, तो उसमें मतलब आपको मैंने जाना कि आपको मतलब काफ़ी अच्छा मतलब आपने इसमें अचीव कर रखा है। और मैं यही चाहूँगा कि मैंने अभी नया नया प्रोजेक्ट चालू किया है तो मुझे मेरी गलतियाँ पता चलें और मेरे ब्लॉग्स में क्या क्या खामियां हैं वो मुझे पता चलें।
तो मुझे कहीं ना कहीं आपसे सीखने को मिलेगा। और सेकंड Okay. थिंग ये है कि मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके चैनल पे मैं अपने वेबसाइट का अगर होता है प्रमोशन, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा। यस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जैसे ही मेरे ब्लॉग पे तुम्हारा मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे ये पब्लिश होगा वीडियो, बहुत सारे लोग वेब मेंशंस के थ्रू तुम्हारे पास आने वाले हैं, जो कि मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूं कि कितना इंपॉर्टेंट एसईओ पैरामीटर है। ओके, एंड मैंने तुम्हें क्यों सेलेक्ट किया दुष्यंत, मैं इसका रीज़न बताता हूं। क्योंकि तुमसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे अंदर एक चीज़ है कि तुम खुद भी सीखना चाहते हो काफ़ी अच्छे से और सिखा भी सकते हो। ओके, काफी ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात होती थी और वो सेल्फिश होते थे कि सर आप सिर्फ मेरा ही बता दो, पब्लिश मत करो ब्लॉग को, क्योंकि जैसे ही पब्लिश करोगे तो क्या होगा कि उनके कीवर्ड्स लीक हो जाएंगे और फिर वो पीछे हो जाएंगे। तो ये थोड़ी छोटी मानसिकता मैं समझूंगा। क्यों? क्योंकि आप अगर इस मानसिकता के साथ चल रहे हो कि लोगों को आपका ब्लॉग पता चल जाएगा और आपके कीवर्ड्स लीक हो जाएंगे, तो आप फेमस होने के लिए तो कर रहे हो। जैसे मेरा दीपावली ब्लॉग फेमस है, तो अब फेमस आप काम आदमी फेमस होने के लिए करता है, फेमस हो गए तो आपके कीवर्ड्स लीक होंगे ही होंगे। आपको ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से अपने आप को और ऊपर जाना है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे दुष्यंत के कीवर्ड खींच के अपने पास ट्रैफिक लाना है या दुष्यंत को मेरा कीवर्ड खींच के अपने पास ट्रैफिक लाना है। 70 to 80% ऑफ जो ट्रैफिक है वो न्यूज वेबसाइट्स के पास में है। तो मुझे मेरा कम्युनिटी बनाने का मेन मोटिव ये था कि हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि हम ये जो न्यूज चैनल के पास ट्रैफिक जा रहा है उसको लेके हम अपने पास आ पाए। ठीक है, और ये जो ब्लॉग रिव्यू मैं करूंगा तो जितने भी जॉब रिलेटेड ब्लॉग्स हैं उनको हेल्प मिलेगी, प्लस जो छोटी मोटी सी चीजें हैं जो बाकी ब्लॉगर भी देख रहे होंगे उनको भी हेल्प मिलेगी कि क्या वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। प्लस दुष्यंत, बाकी लोगों की भी हमें हेल्प करनी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। जब तुम लोगों से मैंने डिस्कस किया तो मुझे पता चला, मैंने रिसर्च करी, जॉब से रिलेटेड हमारा कोई ब्लॉग नहीं था और ना मेरा कोई मन था इससे रिलेटेड काम करने का, बट मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि नहीं, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग थी, हम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो जब जैसे ही लोगों से बात करोगे ना तो तुम्हारा इंटरेक्शन लेवल बढ़ेगा, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा और तुम खुद एक स्टेप ऊपर जाओगे। ठीक है, Yes, तो sir. कम्युनिटी की हेल्प भी करनी है हमें, है ना। तो हमें पूरी कम्युनिटी की हेल्प करनी है। और जॉब से रिलेटेड इतना जॉब ब्लॉग में ना इतना ट्रैफिक है मैं बता ही नहीं सकता। ठीक है, तुम लोग को पता है ना जॉब ब्लॉग में कितना ट्रैफिक होता है? यस सर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ओके, मिलियंस एंड मिलियंस तो कहीं ही नहीं गया, मतलब इतना ट्रैफिक है। तो अब मैं रिव्यू स्टार्ट करूंगा इस ब्लॉग का। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये ब्लॉग। तो इसका जो सबसे पहला ही आर्टिकल है, पहले मैं इस पे क्लिक करता हूं और जैसे कि मैंने ये ब्लॉग को खोला और अच्छा, ये टाइटल जो मुझे तुम्हारा दिख रहा है ना दुष्यंत, ये दिख रहा है ब्रेकिंग न्यूज कोलन। ये ब्रेकिंग न्यूज क्यों डाला? सर यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आर्टिकल की तरफ, मतलब ब्लॉग की तरफ कैची बनाने के लिए थोड़ा। ओके, कैची बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा कि सबसे पहला मेरा काम क्या होता है, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। ठीक है, तो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट में मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले क्या किया था, इस कीवर्ड को उठाया, ठीक है, और गूगल पे डाला। ब्रेकिंग न्यूज नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ब्रेकिंग न्यूज कोई कीवर्ड है नहीं, और ये मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ था गूगल पे। और ये नीचे मुझे ये एक डब्बा सा दिख रहा है। दुष्यंत, दिख रहा है तुम्हें? यस सर। पता है ये क्या है? सर ऐसे तो नहीं पता मुझे, क्योंकि ये भी ऑब्जर्व नहीं करा। ओके, तो अब देखो, तुमने ऑब्जर्व एंड रिएक्ट नहीं किया तो तुम्हें पता ही नहीं था, तुमने कीवर्ड डाल के देखा ही नहीं। तो पहली चीज तो ये देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में चल क्या रहा है ना। तो सबसे पहले मैंने डाला और मुझे ये डब्बा देखा, मैंने कहा यार ये डब्बा है क्या। ठीक है, फिर मैंने सेकंड लिंक पे क्लिक किया। सेकंड लिंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये खुल के आ गया मेरे पास। ठीक है, ये नया, ये जॉब कार्ड इस तरीके से खुला। ओके, और यहां पे मुझे दिख रहा है अप्लाई ऑन schools360.in। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो ये वाला ब्लॉग खुला। ठीक है, तो समझ लो इस बंदे ने कुछ ऐसी चीज करी है जिससे गूगल का डेटा जॉब कार्ड में दिख रहा है। ठीक है, और वो तुमने नहीं किया। समझ गए दुष्यंत? यस सर। ठीक है, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा बाकी सबको भी कि मैंने जैसे विशाल वाले रिव्यू में भी बोला था कि
लोगों को हिंदी आती है, लोगों को इंग्लिश आती है, लोगों को जर्मन, तमिल, कोई भी लैंग्वेज आ सकती है, पर गूगल को कुछ समझ में नहीं आता। गूगल को जो लैंग्वेज समझ में आती है उसको कहते हैं HTML, है ना। तो ये समझो इस तरीके से, अगर अपन मिठाई वाले के एग्जाम्पल से चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान में आपने काजू कतली बेचना चाहते हो, है ना, ऑनलाइन काजू कतली बेचना चाहते हो, और गूगल को पता ही नहीं है कि आपके पास काजू कतली है, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपके पास लोगों को भेजेगा ही नहीं। कोई सर्च कर रहा है कि भाई मुझे काजू कतली चाहिए, पर गूगल को तो पता ही नहीं है ना कि आपके पास काजू कतली है। तो इसी तरीके से जॉब कार्ड का एक क्राइटेरिया है जो तुम लोगों ने डाला नहीं है किसी तरीके से, मतलब गूगल को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों के पास काजू कतली है। समझ में आ रहा है दुष्यंत मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ठीक है, तो अब इसने ऐसा क्या किया है ये मैं तुम्हें बताता हूं कि अब मैंने जैसे ये URL था, इसको अच्छा, इसको जॉब कार्ड को देख के थोड़ा बहुत तो मुझे क्लियर हो गया कि समहाउ ये स्ट्रक्चर्ड डेटा से रिलेटेड है। तो मैंने इसको कॉपी किया, स्ट्रक्चर्ड डेटा को रिच स्निपेट भी कहते हैं गूगल की लैंग्वेज में, और मैंने रिच स्निपेट टेस्ट किया, ये URL आप देख सकते हो डाला। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखी कि देखो ये एक उसने स्निपेट ये डाला है स्ट्रक्चर डेटा में कि ये एक आर्टिकल है, ठीक है। जो दूसरा मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा कि ये FAQ भी डाल रखा है, मतलब गूगल डिटेक्ट कर रहा है कि इसके पास FAQ है। अब दुष्यंत तुम्हें FAQ पता है क्या होता है? सर नॉर्मली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बट ऐसे कुछ आइडिया नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तो फुल फॉर्म हो गया, Yes, बट sir. इसको समझ में आ रहा है कि इसने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इस आर्टिकल में डाल रखे हैं। तो जैसे कि आपको ये URL दिख रहा होगा, अगर ये थोड़ा टेक्निकल हो गया शब्द, तो ये जो आपको चीजें ऊपर दिख रही हैं, तो ये जो ऊपर आपको चीजें दिख रही हैं इसको हम URL कहते हैं, ओके। और आपके URL को देख के, मतलब आपका सर्च रिजल्ट में हो सकता है चीजें आ रही हो सकता है सर्च रिजल्ट में आपकी चीजें ना आ रही हो। तो अगर आपने देखना है कि गूगल को आपका डेटा कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप शुरू में साइट लिखिए, SITE कोलन डालिए और एंटर, ठीक है। जैसे ही आपने दिखा तो ये देखो इस पर्टिकुलर पोस्ट का इसने चिट्ठा निकाल दिया, और जो नीचे आपको 3 ड्रॉप डाउन एरो दिख रहे हैं ना, ये FAQ हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर दी पोस्ट इन लेटेस्ट SHS बिहार नोटिफिकेशन, इसका आंसर है। तो ये इसने क्या किया है बंदे ने कि इसने FAQ लिखा और उस फॉर्मेट में लिखा, उस HTML में लिखा कि इसको समझ में आ रहा है, गूगल को समझ में आ रहा है ये FAQ है। हो सकता है FAQ आपने लिखे हो टेक्स्ट में, पर वो गूगल को समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड डेटा डालना पड़ता है जिससे कि समझ में आएगा गूगल को कि ये FAQ है, ठीक है। दुष्यंत क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। हाँ, दूसरी चीज क्या है कि ये हम जॉब कार्ड पे आते हैं, है ना। तो अभी इसी पे ही आते हैं हम रिच स्निपेट वाले टेस्ट पे। देखो एक और उसको दिख रहा है स्ट्रक्चर डेटा जॉब पोस्टिंग, ठीक है। यस सर। मैंने इन लोगों का URL पहले डाल के देखा था, इन लोगों ने इस तरीके का स्ट्रक्चर डेटा नहीं बनाया हुआ है ना। इन्हें एक्चुअली पता ही नहीं है, तो ये बनाएंगे कैसे? तो इनके आर्टिकल में हो सकता है वो सारा डेटा हो, है ना, मतलब हो सकता है, आप ऐसे समझिए कि काजू कतली हो सकता है इन्होंने बनाई हो, पर गूगल को नहीं समझ में आ रहा कि इनके पास काजू कतली है। तो अब गूगल को हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास काजू कतली है, मतलब जॉब पोस्टिंग पर्टिकुलर की हम बात करेंगे। उसके लिए मैं एक काम करूंगा कि मैं अपनी स्क्रीन को अब आप दुष्यंत आप दुष्यंत आप शेयर करोगे अपनी स्क्रीन को? ओके, तो ये दुष्यंत ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, और आप देख रहे होंगे कि मुझे यहां देखते ही से दिख रहा है कि इसने रैंक मैथ डाल रखा है। रैंक मैथ में ना एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आप काफी कुछ चीजें कर सकते हो, और एक ये कि जैसे जॉब पोस्टिंग वाला जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है आप डाल सकते हो, मतलब वो लैंग्वेज समझ जाता है कि वो समझ जाता है कि किस फॉर्मेट में बेसिकली गूगल को समझ में आएगा कि आपके पास में काजू कतली है। तो एक काम करोगे आप दुष्यंत, उसी पोस्ट में आओगे आप? यस सर। जो हम देख रहे थे, हाँ इसको एडिट करो।
रैंक मैथ में, हाँ आओ, स्कीमा। तो अब दुष्यंत तुम देख रहे हो कि तुमने क्या कर रखा है कि इसको आर्टिकल स्कीमा बता रखा है, मतलब तुम गूगल को बता रहे हो कि तुम्हारा आर्टिकल है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, ये आर्टिकल ही होता है, पर हमें क्या बताना है कि ये आर्टिकल तो है और साथ में क्या है, जॉब पोस्टिंग भी है। तो उसके लिए क्लिक करो स्कीमा जनरेटर पे। अब ये देखो कि कितने सारे स्कीमा टाइप आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी लोग जो देख रहे हैं और जिनसे जॉब से रिलेटेड पोर्टल नहीं है, पर आपका अगर कुछ इस टाइप का है कि आप बुक से रिलेटेड, आपका कुछ ब्लॉग है, कोर्स से रिलेटेड है, इवेंट है, जॉब पोस्टिंग है, जॉब पोस्टिंग बेसिकली ये जॉब रिलेटेड ही हो गया, म्यूजिक पर्सन, बहुत सारे हैं। रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेसिपी से रिलेटेड काम कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपने क्या करना है कि आपका आर्टिकल अगर किसी इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में है तो स्कीमा टाइप लगाना ही लगाना है। और आपको पता कैसे चलेगा कि बाकी के लोग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। जैसे आप अपना कीवर्ड डालो और देखो कि रिजल्ट कैसे आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दुष्यंत अभी जॉब पोस्टिंग सेलेक्ट करो। देखो अब क्या है कि सबसे पहली चीज वो कह रहा है हेडलाइन डालो। हेडलाइन मतलब क्या हो गया? टाइटल। डिस्क्रिप्शन हम डालते ही डालते हैं, है ना। नीचे आओ, सैलरी, करेंसी, सैलरी कितनी है, पेरोल है, ये सारा डेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि दुष्यंत के आर्टिकल में थे। पर गूगल को नहीं समझ में आ रहा था कि गूगल को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए कि आप मुझे उसी में ही बताओ, तो इसीलिए उसने ये स्कीमा टाइप बनाया है, ठीक है ना। तो जैसे ही दुष्यंत तुम ये सारी डिटेल इसमें डालोगे और बाकी के तुम्हारे अच्छे पैरामीटर्स होंगे तो क्या हो जाएगा कि तुम जॉब कार्ड में आ सकते हो। समझ गए? यस सर। दुष्यंत एक चीज बताओ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? सर मेनली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब आर्टिकल्स को रैंकिंग के बेसिस पे मतलब देखना, मतलब रैंक कराना है अगर अपन को कोई आर्टिकल, तो एसईओ सबसे मेन चीज़ होती है उसके लिए। मतलब ओके, ये है ना मिथ है। लोग कहते हैं एसईओ मतलब आर्टिकल रैंक कराना, ये है ही नहीं। एसईओ का मेन मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है क्या गूगल को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब इसी एग्जांपल से आप देखो कि आपके पास काजू कतली है पर गूगल को पता ही नहीं है कि आपके पास काजू कतली है, तो उसका रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना डेटा समझाना है उसको कि भाई देखो मेरे पास ये है, ठीक है। तो जो बंदे देख रहे होंगे ना, उनको लग रहा हो कि यार पता नहीं क्या है, पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। समझ रहे हो दुष्यंत? यस सर। ठीक है। तो सर्च इंजन का रैंकिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। सर्च इंजन का मेन मतलब ये है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, सॉरी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप अपने कंटेंट को सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करो कि सर्च इंजन को आपका कंटेंट समझ में आ जाए, ठीक है। अब अगर अपन इस पर्टिकुलर की बात करते हैं तो आपकी जितनी भी जॉब रिलेटेड पोस्ट हैं आप उसको इस फॉर्मेट में डालो। देखो जॉब रिलेटेड आप दो तरीके की चीज हो सकती है, आप जॉब कार्ड में भी डाल सकते हो, आप न्यूज फॉर्मेट में भी डाल सकते हो कि न्यूज रिलेटेड चीजें हैं। तो अभी अपन जॉब कार्ड रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब है ना, सिंस देखो अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा बाकी के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस जॉब कार्ड को फिल कैसे करना है और इस जॉब कार्ड को फिल करके क्या चीजें आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मैं जॉब फिल करने का प्रोसेस अभी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं, वरना वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा। तो जिस बंदे को भी देखना है कि स्कीमा टाइप एग्जैक्टली कैसे फिल करते हैं किसी भी स्कीमा टाइप का, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर जॉब रिलेटेड आपको देखना है कि कैसे ये स्कीमा टाइप फिल करके हमें डालना है, तो मैं दुष्यंत के साथ फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। दुष्यंत आप तैयार हो गए फिर से वीडियो बनाने के लिए? यस सर, जरूर, है ना। तो दुष्यंत के साथ हम देखेंगे, सारे मैं ये सारी चीजें फिल करवाऊंगा, क्योंकि फिल करवाने के बाद कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी, उनको कैसे ठीक करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे और फिर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे कि इस स्कीमा को कैसे फिल करना है और आप एग्जैक्टली जॉब कार्ड में कैसे आओगे। मैं चाहूंगा कि दुष्यंत के भी कुछ कंटेंट रैंक करें, तो हम जॉब कार्ड में जब अभी हमने क्या देखा, स्कूल 360 डिग्री वाला आ रहा है। मेरा मेन एम क्या है कि दुष्यंत का आए। जब दुष्यंत का आएगा तो ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी मुझे कि देखो दुष्यंत का आ गया। तो उस तरीके का हम पूरा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में डालना कि अगर बाकी लोग इंटरेस्टेड हैं कि कैसे एग्जैक्टली फिल करना है, ठीक है। यस सर। अच्छा
दुष्यंत, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई वो तुम्हें समझ में आ रही हैं? यस सर, समझ में तो आ है रहा ना? ओके, ये सारी चीजें जब इंप्लीमेंट करोगे ना, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बनाया ऑब्जर्व एंड रिएक्ट का। तो अभी है ना, लोगों को क्या काम रहता है, सबसे पहले क्या करते हैं, कंटेंट भर दो भर दो भर दो, ठीक है, और फिर चिल्लाएंगे कि सर मेरा इंडेक्स नहीं हो रहा, इंडेक्स नहीं हो रहा, इंडेक्स नहीं हो रहा, मेरा एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा, मेरा एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, आपको अपने कंटेंट को गूगल को समझाना है। आप ऑब्जर्व एंड रिएक्ट करके तो देखो, आप समझो कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। शुरू में ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, पहले आपको अपनी राइटिंग स्किल भी सुधारना रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करो, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट मेथड से करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आप सर मारोगे, आपको समझ में आएगा कि मैंने भी देखा ना कि जॉब कार्ड कैसे आ रहा है। हो सकता है आपको समझ में आ रहा, दिख रहा हो जॉब कार्ड, फिर आप नहीं डाल रहे हो। मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया इन सब चीजों का, तो मुझे फटाक से चीजें पता चल जाती हैं। हो सकता है दुष्यंत को कभी दिखी हो और उसको समझ में ना आया, उसने इग्नोर मार दिया हो, पर आप देखते रहो। मेरा क्या कहना रहता है कि एक कीवर्ड को आप डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो। हो सकता है आज जॉब कार्ड आ रहा है, कल कुछ और आ रहा हो, है ना। तो जो बहुत स्टैब्लिश्ड साइट है उनको हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं कि जो नया फीचर आ रहा है गूगल का, है ना, जो नए फीचर गूगल कह रहा है कि नहीं यार मुझे इस कंटेंट इस तरीके से डेटा समझाओ, अगर हम उसको समझाने रख रहे हैं तो किसी भी स्टैब्लिश्ड साइट को हम पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। यस सर। तो यही मेरा बेसिकली एक चीज थी जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था दुष्यंत। और बाकी ऐसे ही काम करो, ठीक है, और मैं तुम्हारे साथ लगा रहूंगा। तुम मेरा एक इलाइट ग्रुप है जो बाकी सबको पता होगा, फ्यूचर स्टार्ट्स विद पवन अग्रवाल, उसका मेंबर हो जाओगे। वहां पे सारे मेंबर्स हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे को ग्रो करना है। प्लस मैं उनको एनकरेज भी करता रहता हूं कि बाकी के जो बंदे हैं जिनका रिव्यू नहीं हुआ है उनकी हेल्प करना है, ठीक है दुष्यंत? यस सर। तो मुझे दुष्यंत पूरी उम्मीद है कि मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं तुम करना, और हम टच में तो हैं ही। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? यस सर, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर। बेसिकली सर, रैंक मैथ और योस्ट एसईओ में क्या क्या डिफरेंस है और कौन सा अपन को प्रेफर करना चाहिए अपने वेबसाइट में? ओके तो पहली चीज तो अगर आप नए ब्लॉगर हैं, ठीक है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो रैंक मैथ और योस्ट हैं उनका जो स्कोर है, ठीक है, उस पर बहुत ध्यान देते हैं कि उसको स्कोर को हमें 100% की तरफ लेके जाना है, वो ध्यान ही नहीं देना। पहली चीज तो यूज ही नहीं करना। अगर आप नए ब्लॉगर हो तो योस्ट और रैंक मैथ यूज ही नहीं करो, ठीक है ना। पहले आपके अंदर आर्ट आनी चाहिए कि आपको, जैसे जैसे दुष्यंत तुम्हें आर्टिकल लिखते आता था, इनफैक्ट तुम 1-1.5 साल से लिख रहे हो तो तुम लोग ये आर्टिकल लिख पा रहे हो। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता है, वो 10-11 आर्टिकल बस लिखते हैं और कहते हैं कि बस हमारा काम हो गया। नहीं, 30 लिखो, 40 लिखो, 50 लिखो, और योस्ट और रैंक मैथ की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। और मेरा यह मानना है कि एसईओ से योस्ट और रैंक मैथ का कुछ लेना देना ही नहीं है, उसके स्कोर वगैरह से। कि तुम जैसे एक फोकस्ड कीवर्ड डालते हो, फिर वो तुम्हें कीवर्ड डेंसिटी बताएगा कि 5 बार कीवर्ड आना चाहिए, 6 बार आना चाहिए, 7 बार आना चाहिए। नहीं, तुम्हें यह देखना चाहिए कि जब तुम कंटेंट पढ़ रहे हो तो क्या तुम्हें खुद को क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि जो तुम चीज समझाना चाह रहे हो खुद ही क्लियर हो रहे हो कि नहीं। तुम जबरदस्ती कीवर्ड तो नहीं डाल रहे, कीवर्ड डालने के चक्कर में तुम खुद ही तो नहीं कंफ्यूज हो जा रहे कि यार क्या है ये, समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो तुम्हारा मेन ध्यान ये होना चाहिए कि जो तुम कंटेंट लिख रहे हो वो यूजर को समझ में आना चाहिए। और इन प्लगइन्स का क्या फायदा होता है कि जैसे रैंक मैथ है, रैंक मैथ योस्ट में ये ऑप्शन फ्री वाले में नहीं है, पेड वाला मैंने यूज किया नहीं है योस्ट, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट जैसे रैंक मैथ है, इसमें फ्री में आप स्कीमा टाइप अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि जो फीचर आपको चाहिए क्या वो योस्ट में है या रैंक मैथ में, तो यूज करो। जैसे तुम्हारे लिए रैंक मैथ ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इन सब से रैंकिंग नहीं होती। रैंकिंग किससे होती है कि आपको यह ध्यान में रखना है कि हमें अपने यूजर को खुश करना है, बस दैट्स इट। योस्ट और रैंक मैथ को खुश नहीं करना है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। आपने पिछले कुछ रिव्यूज़ में ADLC के बारे में बताया था, मेनली जो आर्टिकल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, और उसके लिए SDLC के बारे में पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है?
ओके ये तुमने काफ़ी टेक्निकल चीज़ बोल दी एक्चुअली है ना। जब मैंने वो वीडियो बनाया था मैंने ये बोला था कि सिंस मैंने 9 साल TCS में काम किया है और ये लोग भी BCA कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल करके एक टर्म होती है। तो मैंने ये बोला था कि जैसे वहां पे लाइफ साइकिल होती है वैसे ही मैंने आर्टिकल लाइफ साइकिल करके एक अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिस हिसाब से हम काम करते हैं। ओके बट वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया, अभी तुम लोगों को समझने की वो जरूरत नहीं है। जब तुम लोग एडवांस लेवल पे आओगे वो नहीं, क्योंकि जब मैं वो वीडियो बना रहा था ना एक्चुअली क्या ना, जब तुम लोगों से मुझे इंटरेक्शन चालू हुआ मेरा तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम लोगों का बेस ही क्लियर नहीं है। समझ रहे हो, मतलब 95% लोगों का बेस क्लियर नहीं है। तो बेस क्लियर करने की जरूरत है। जब ये क्लियर हो जाएगी तब हम उन हार्डकोर टेक्निकल टर्म में आएंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, आर्टिकल लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, तो अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, इनफैक्ट 95% लोगों को जरूरत नहीं है, वो काफी एडवांस लेवल की चीज है। ओके सर। सर ब्लॉग पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना सही है या नहीं है? ये क्वेश्चन एक्चुअली कोई और भी पूछ चुका था, तो आई थिंक निर्मल ने पूछा था, तो मैं उसका आंसर ये देता हूं कि सोशल मीडिया में प्रमोट करना मतलब देखो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं लोग जाते हैं और अपना आर्टिकल डाल देते हैं, बट वहां से कुछ फायदा होने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम खुद देखो कि तुम अपना आर्टिकल डाल रहे हो किस वजह से कि बाकी लोग आके क्लिक करें, तो बाकी लोग भी आके डाल रहे होते हैं, तो तुम क्लिक करते हो क्या? नो सर, नहीं करते हो। तो जब तुम क्लिक नहीं करते हो तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बाकी सामने वाला करेगा, है ना? तो उसका कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट उसका नुकसान है एक कि जैसे वो क्लिक करता है ना, समहाउ उसने कर दिया तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, वो बैक बटन दबा देगा, तो तुम्हारा एवरेज व्यू टाइम बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद के, अच्छा इसी से ही रिलेटेड मुझे समझ में आया, देखो कि ये तुम अपना ये जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है बंदा, ये स्क्रीन पे भी बाकी लोगों को दिख रहा होगा, तुम लोग को अभी दिख रहा है ये? यस सर। देखो इसने है ना क्या डाल रखा है, ज्वाइन अस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, यस सर, है ना, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए भी बना रखा है इसने। ठीक है, तो इसने खुद के ग्रुप बना रखे हैं, जैसे मेरे खुद के भी ग्रुप हैं। यस सर, है ना, तो वही चीजें करनी है हमें। क्लियर? तो अब हमें यह नहीं सोचना है कि बाकी दूसरे हमें अपने ग्रुप बनाने हैं, तो ग्रुप बनाने में टाइम लगेगा बट चीजें होंगी। जैसे जैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक तुम लोगों के पास आना चालू होगा तो वैसे वैसे चीजें ठीक होने लग जाएंगी। ओके, तो दूसरों के ग्रुप में जाके चीजें प्रमोट ना करो, अपने खुद ग्रुप बनाओ। और ऑब्जर्व एंड रिएक्ट अगर तुम करते तो तुम्हें समझ में आ जाता कि देखो ये बंदे ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, ईमेल सब्सक्रिप्शन भी कर रखा है, उसने हो सकता है पुश नोटिफिकेशन भी किया हो जो चला गया था। ठीक है, Yes, वैसे sir. काम करना है। और कोई ये क्लियर हुआ दुष्यंत? हाँ सर। सर और क्वेश्चन योगेश कुछ पूछना चाह रहा था सर। योगेश पूछो। कि सर वेबसाइट को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वेबसाइट पर और उसके ट्रैफिक पर? देखो अब एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, जो दिखता है वो बिकता है, सुना है ना? तो अगर तुम अट्रैक्टिव बनाओगे, तुम्हें खुद सोचना है। देखो अट्रैक्टिव बनाने की कोई डेफिनेशन नहीं है, समझ गए? तुम्हें यह देखना है कि तुम जो बिजनेस कर रहे हो और बाकी जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट, उन्होंने अपनी वेबसाइट कैसे बना रखी है। ठीक है, तो तुम्हें उनका मॉडल देखना होगा कि उन्होंने किस तरीके से। अगर तुम्हारे पास कुछ और है, तुम्हें लगता है कि नहीं यार, ये जैसे मिठाई की दुकान की मैं बात करता हूं, जब हल्दीराम में जाते हैं तो लगता है ना कि वाह यार कितनी अच्छी मिठाई, मतलब कितने अच्छे से उसने चीजें डेकोरेट करके रखी है ना? आपको बाहर चाय 5 रुपए 10 रुपए में मिल जाएगी, हल्दीराम में 60-70 रुपए में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसने इतना सारा डेकोरेशन में खर्च कर रखा है और लोग बेसिकली उस डेकोरेशन का पैसा आके दे रहे हैं। ठीक है, तो ब्रांड वैल्यू जब तुम बनाओगे ना तो डेकोरेशन का फर्क पड़ता है। पर उसका नुकसान क्या हो जाता है हमारी इंडस्ट्री में कि जितना तुम उसको डेकोरेट करोगे, ठीक है, वो साइट उतनी भारी होती जाएगी, उतना HTML उसका बढ़ता जाएगा, तो उसका स्पीड पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि तुमने दुकान तो बहुत अच्छी बना ली पर रास्ता तुम्हारा इतना खराब है कि कोई दुकान पे आ ही नहीं पा रहा। समझ रहे हो? ठीक है, तो फर्क पड़ता है, जो दिखता है वो बिकता है,
पर पहले दिखाना जरूरी है, दिखाने के लिए रास्ता जरूरी है, रास्ते के लिए स्पीड जरूरी है। तो ये सारी चीजें तुम्हें कहां ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से पता चल जाएगी। क्लियर? जी सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर पहले हमारे आर्टिकल्स अंडर 10 अंडर 20 में आ जाते हैं, लेकिन सर वो कुछ टाइम बाद ही मतलब धीरे धीरे वो डाउन होने लग जाते हैं सर, ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कंटेंट फ्रेशनेस पे तुम्हारे जो पर्टिकुलर, जैसे इस पोस्ट की मैं इन ये जॉब से रिलेटेड बात करता हूं, तो इसमें कंटेंट फ्रेशनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना कि तुमने जैसे ये पोस्ट डाला, इसकी एक एक्सपायरी डेट होगी कि यार 15 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। ओके, लास्ट डेट 15 मार्च है, पर तुम्हें पता है ये डेट्स चेंज होती रहती हैं। डेट्स कैसे चेंज होती रहती हैं कि जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की हम बात करते हैं, पहले 31 जून था, फिर 31 जुलाई हो गया। तो तुम अगर आर्टिकल को अपडेट नहीं करोगे तो क्या होगा कि यूजर के पास पुरानी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो अगर तुम आर्टिकल को अपडेट करोगे ना रेगुलरली, अपने आर्टिकल को भी, तो गूगल के पास एक इंडिकेशन चला जाएगा कि हाँ ये बंदा अपना आर्टिकल अपडेट करता है। इसलिए वो क्या करता है, जो नया बंदा आर्टिकल लिखने लग जाएगा उसमें, उसको ऊपर दिखाने लग जाता है। समझे कंटेंट फ्रेशनेस की इंपॉर्टेंस समझे? ठीक है, इस वजह से तुम्हारा आर्टिकल पीछे जाता जाता है। मेन लोगों का क्या मोटिव रहता है, आर्टिकल छापते जाओ छापते जाओ छापते जाओ, अपडेट करने पे वो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आर्टिकल अपडेट करोगे तो ऐसा नहीं होगा। और सिंस अभी नया ब्लॉग है, डोमेन अथॉरिटी नहीं है, धीरे धीरे काम करोगे तो फिर वो पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है योगेश? कि सर स्पैम कमेंट्स को हम कैसे पहचानें और उनका वेबसाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अच्छा, स्पैम कमेंट्स देखो, यूजुअली एक तो है ना आस्कीमेट करके एक प्लगइन होता है, तो जितने भी स्पैम, मैक्सिमम स्पैम कमेंट्स को वो वैसे ही तुम्हारे पास आने नहीं देगा। तो तुम पहली चीज तो इंस्टॉल कर लेना। तुम्हारे पास है आस्कीमेट करके प्लगइन? हाँ ठीक है, तो मैक्सिमम स्पैम कमेंट्स आएंगे ही नहीं। और दूसरी चीज ये है ना कि तुम कमेंट का ऐसा देखो कि उस कमेंट से क्या तुम्हारे यूजर को कोई वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर उस कमेंट से तुम्हारे यूजर को कोई वैल्यू मिल रही है तो उसको अप्रूव कर दो। यूजुअली क्या है ना, वो अपना यूआरएल भी डालेगा, तुम उसका यूआरएल हटा सकते हो। तुम लोग भी जब बैकलिंक बनाते हो तो क्या करते हो, दूसरे के ब्लॉग में जाओगे और अपना यूआरएल डाल दोगे, तो तुम्हारा मोटिव क्या है, बैकलिंक बनाना, वहां से बैकलिंक। तो तुम्हें मोटिव देखना है कि सामने वाला का मोटिव क्या सिर्फ बैकलिंक बनाना है। ठीक है, तो और दूसरी चीज है ना, मैं एक चीज और बताऊंगा कि कितना डेंजरस है एक यूआरएल को एक्सेप्ट करना। एक अगर अच्छा यूआरएल आप एक्सेप्ट करते हो ना, जैसे एक तुम है ना बोलोगे कि अपने ब्लॉग में अगर तुम लिख दोगे कि पवन अग्रवाल एक अच्छा बंदा है, ठीक है, और वहां से मेरे पास ट्रैफिक आने लग गया और गूगल अगर मेरे से खुश हो गया तो वो तुमसे भी खुश हो जाएगा कि तुमने एक अच्छे बंदे को रिकमेंड किया। समझ रहे हो? ठीक है, पर अगर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम्हारा अगर एक होटल है, हम होटल में जाते हैं कभी भी, तो तुमने देखा होगा ना आईडी कार्ड वगैरह मांगता है। क्यों मांगता है? वेरिफिकेशन के लिए मांगता है, क्योंकि उसका काम है। अगर कोई टेररिस्ट आ गया उसके होटल में तो क्या होगा, बाकी लोगों को नुकसान, बाकी लोगों को तो जो होगा उसकी रेपुटेशन पे भी नुकसान हो जाएगा कि इस होटल में देखो टेररिस्ट रुका था। तो तुमने अगर कोई ब्लॉग डाला, ठीक है, सॉरी, तुमने कोई कमेंट अप्रूव किया और वो टेररिस्ट निकला बंदा, तो क्या होगा, गूगल को पता चल जाएगा कि यार ये बंदा टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो तुम्हारे ब्लॉग को वो नीचे कर देगा। पर अगर तुम्हारे ब्लॉग में तुम्हारे होटल में नरेंद्र मोदी आके रुकने लग गए, फिर तुम्हारे होटल की रेपुटेशन ऊपर चली गई कि नहीं चली गई, है ना? तो जो भी अच्छा कंटेंट है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो भी अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा ब्लॉग, अच्छी चीज बना रहा है, उसको दो बैकलिंक। ठीक है ना, क्योंकि बैकलिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक नेविगेशन है, तो जिससे गूगल को पता चलता है। और जो अच्छे बैकलिंक देता है ना, गूगल उसको भी सपोर्ट करता है। अभी तुम्हें क्या लगेगा कि बैकलिंक ले लूं, मैं बस खाऊं, दूं कुछ नहीं दुनिया को, ऐसी माइंडसेट रहता है ना। पर अगर आप दोगे भी ना दुनिया को, जैसे मैं कहता हूं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो अगर कोई अच्छा बंदा आ रहा है, तुम्हें उसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, उसका बैकलिंक अगर तुम उसे दोगे तो तुम्हारा भी फायदा होगा। तो तुम्हें ऐसे कमेंट्स देखने कि वो तुम्हारी यूजर को वैल्यू दे रहा है, प्लस तुम उसकी साइट भी देखो कैसी है। अगर तुम्हें लग रहा है उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, अप्रूव कर दो। क्लियर? हाँ, और कुछ है? नो सर। ओके,
तो ये वीडियो भी एक्चुअली अब बहुत लंबा बन गया है। मैं कोशिश करना चाहता हूं हमेशा कि वीडियो लंबे ना बने, बट ना चाहते हुए भी ये वीडियो बहुत लंबे बन रहे हैं। बट मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से यूजर्स को काफी वैल्यू मिलने वाली है। और मैं देखता हूं कि मेरे बड़े बड़े वीडियो होने के बाद भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छे कमेंट्स डाल रहे हैं। तो जो भी कमेंट्स डाल रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, उसको मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रहा हूं। और जिस भाई ने वीडियो यहां तक देख लिया है, उसको थैंक यू वेरी मच। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एंड में दुष्यंत और योगेश, तुम दोनों को थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों ने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, इससे तुम्हें तो ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी और बाकी इतने लोगों को भी इसका फायदा होने वाला है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने लोग तुमसे कनेक्ट करेंगे ना, तुम्हें उतना सीखने मिलेगा। तो अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज योगेश और दुष्यंत को भी थैंक यू बोलें, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो अगेन थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।